Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 7th. The name of the chapter is Mughal Empire यानी मुगल साम्राज्य। ये वीडियो इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। इंडिया ऑन ईव ऑफ मुगल कॉन्क्वेस्ट। देखिए 16th सेंचुरी में हुआ क्या कि पूरा भारत जो था वो एक अस्थिर राज्य हो गया था। जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका पावर ख़त्म हो गया। पंजाब और कई सारे ऐसे जो पंजाब और कई सिंध, मुल्तान, जौनपुर, बंगाल के जो गवर्नर थे इनका पावर ख़त्म हो गया। तो ये मुग़ल कंट्रोल से बाहर आने लगे, या यूँ कह सकते हैं कि ये अब स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। और बाबर ने देखा कि भारत की स्थिति बहुत ही बेकार है। ये मंगोल लोग के एक वंशज थे जिन्होंने कि भारत में एक अपॉर्चुनिटी देखा, एक अवसर देखा, क्योंकि भारत में का जो सेंट्रल पावर था वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। यानी जो सल्तनत जो किंग थे, जो सुल्तान थे, वो कमज़ोर पड़ गए। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। उन्होंने इसका फ़ायदा उठा करके बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया, या भारत को ही अपना स्थान बना लिया जहाँ की वह राज्य करता। बाबर जहीर-उद-दीन मोहम्मद पहला मुग़ल रूलर था, भारत में पहला मुग़ल शासक था। इसके पिता का नाम मिर्ज़ा उमर शेख था, जो कि परगना के एक छोटे से चीफ थे सेंट्रल एशिया में। और जब वह मरे तो बाबर केवल 11 साल का था, 11 ईयर्स का था। और उसके जो मतलब वहाँ जो इनमीज़ थे, उसके जो शत्रु थे, उन्होंने उसका जो जागीर था वो उससे छीन लिया और वह काबुल की तरफ आगे बढ़ा और काबुल को उसने जीता 1504 में। और उसके बाद उसने अपना पावर स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया, मजबूत करना शुरू कर दिया। सेंट्रल एशिया में उसने 5 बार आक्रमण किया। 5वें बैटल में, जो कि बैटल ऑफ पानीपत था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, उसने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया। और यहीं मुग़ल राज्य के बिगनिंग हो गई, शुरुआत हो गई। उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि राणा सांगा भारत के एक राजा थे, उनसे लड़ा और उनको ये भी दिस टाइम वॉज डिफीटेड। द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग दिस वॉज, इस पर राजपूत जो किंग थे यानी राणा सांगा, उन्हें उसने हरा दिया बाबर ने। और बाबर के फिर नॉर्थ इंडिया पर पूरा कंट्रोल हो गया, उत्तर भारत पर इसने पूरा अपना अधिकार बना लिया। बाबर ने एक किताब लिखी जिसका नाम तुज़-ए बाबरी था। वह उस काल के मतलब बाबर के काल के विषय में काफ़ी जानकारी उससे मिलती है। हुमायूं कौन था? हुमायूं वॉज द सेकेंड मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया। ये सेकेंड मुग़ल एम्परर था। उसके मतलब हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। बाबर के मृत्यु के बाद वह राज्य पर बैठा। वह एक डरपोक किस्म का व्यक्ति था। इसने क्या किया, अपने भाइयों को भी इसने कामरान, हिंदल और अक्सारी को भी अपने राज्यों को का बंटवारा कर दिया, उन्हें भी राजा बना दिया, जिससे कि वह क्या हो गया, बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। हुमायूं कई बार हारा। 2 बार उसने चौसा के युद्ध में वह हारा और राज्य से गद्दी पर से हटा दिया गया। उसके बाद उससे वह ऐसे ही टहलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगा और अपने आसपास के पड़ोस के जो राज्य थे उनसे सहायता मांगा। पर्सिया के राजाओं ने उसकी काफ़ी सहायता की, जिससे उसने अफ़गानिस्तान को जीता, काबुल और कंधार को जीता। उसके बाद फिर वह लौटा भारत में। दिल्ली को उसने फिर से ऑक्यूपाई किया, फिर से अपने कब्ज़े में लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जल्द ही उसकी मृत्यु भी हो गई। उसने हुमायूंनामा लिखा और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, उसने नहीं लिखा, उसकी बहन थी
उसमें उसके जीवन के बारे में काफ़ी फैक्ट्स मिलते हैं या काफ़ी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उसमें। द सूर एम्पायर, शेर शाह सूरी। सूर एम्पायर 15 साल तक चला और इसमें शेर शाह सूरी बहुत प्रमुख राजा था। शेर शाह सूरी जो था वह अफगान जागीरदार था बिहार में, और उसके बाद इसने क्या किया, ये बहुत पावरफुल राजा था जिसने कि हुमायूं को हराया और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में इसने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया, कैप्चर किया उस क्षेत्र को, और 1545 में वह उसकी डेथ हो गई। अचीवमेंट्स क्या थी, शेर शाह एक बहुत ही अच्छा जनरल था और रूलर भी बहुत अच्छा शासक था। उसने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के में कई सारे रिफॉर्म्स किए और नए नए कस्टम ड्यूटीज़ जो कि अच्छे थे, लोगों के हित में थे, उसको शुरू किया। उसके कई नीतियों को, स्कीम्स को अकबर ने भी फॉलो किया। केस स्टडी में अकबर के बारे में है। हुमायूं के बाद अकबर राजा बना, और आप ये जानते हो कि अकबर एक महान राजा था, ग्रेट राजा कहा जाता है, क्योंकि उसने हिंदू मुस्लिम हम दोनों को के लिए काफ़ी अच्छे वर्क किए। यानी बाकी जितने भी रूलर्स थे, जितने भी मुग़ल एम्परर थे, वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे, वो केवल मुसलमानों के पक्ष में बात रखते थे। लेकिन ये जो अकबर था, ये बहुत ही उदार व्यक्ति था, जनरस व्यक्ति था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। और इसके काल में क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य जो था, मुग़ल एम्पायर था, वो बहुत ही अपने चरम स्तर पर था। जहांगीर के बारे में देखेंगे। जहांगीर जो था अकबर का बेटा था। अकबर के डेथ के बाद वह राजा बना। जहांगीर के काल में बहुत सारे विद्रोह, रिवोल्ट हुए। जहांगीर में गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के गुरु थे, वो शहीद हुए। और जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, उसने खुद भी इसके खिलाफ मोर्चा छोड़ दिया। नूरजहां ने जहांगीर से मैरिज किया। आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां रूलर बन बैठा, मतलब उसे बनाया गया 1627 में बना। मुग़ल उसे भी विद्रोह का सामना करना पड़ा खान जहां लोदी द्वारा। अंत में उसने उसे हरा दिया, शाहजहां ने उसे हराया और उसने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए शहर की स्थापना की। औरंगजेब उसका बेटा था। उसके 3 भाइयों में जो दारा सिकों को उसने मार दिया। शाहजहां को भी क्या किया गया, आगरा में उसे क्या कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजन्ड दे दिया गया। यानी उसे, मतलब अपने खुद के पिता को उसने, औरंगजेब ने कैद में डाल दिया। शाहजहां वहाँ बीमार पड़ गया और उसके बाद औरंगजेब खुद राजा बना। उसने अपने पिता को खुद जेल में डाल दिया था और सुन्नियों के प्रति काफ़ी उदार रहता था। उसने 50 साल तक शासन किया। हालांकि वो बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा वाला व्यक्ति था। उसके शासनकाल में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, जाटों का और साधुओं का, बुंदेल राजपूतों के प्रति उसकी पॉलिसी जो थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। स्ट्रगल ऑफ सिक्स, गुरु तेग बहादुर ने भी, जो 9th गुरु थे सिखों के, उन्होंने भी उसके खिलाफ विद्रोह किया। डेक्कन में भी औरंगजेब में क्या हुआ, 26 साल तक औरंगजेब ने डेक्कन में बिताया और वह चाहता था कि मराठा और की जो स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करे, वह पूरी तरीके से उसको कुचल डाले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। औरंगजेब बीजापुर में, गोलकुंडा में भी काफ़ी उसने कोशिश की उसे जीतने की। मराठा बहुत सारे पावरफुल थे, यानी महाराष्ट्र के जो शासक थे वो काफ़ी पावरफुल थे। वह
उनसे हमेशा परेशान रहता था। औरंगज़ेब का कैरेक्टर कैसा था? औरंगज़ेब एक ऐसा राजा था जो बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा का था, भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। उसका लाइफ स्टाइल जो था वो बहुत ही सिंपल था। आगे देखते हैं मुग़ल दरबार कैसा होता था। मुग़ल कोर्ट, हाँ, मुगल्स का जो कोर्ट था वो दरबार कहलाता था। दरबार दो पार्ट में डिवाइड होता था, इनर पार्ट और आउटर पार्ट में। इनर पार्ट में क्या करते थे कि मेनली कौन लोग रहते रहते रूलर्स की जो फैमिली मेम्बर्स होती थी और प्राइवेट एडवाइज़र थे और फेवरेट नोबल्स थे, वहीं रहते थे। लेकिन जो आउटर कोर्ट था उसमें नोबल्स, डिग्निटरीज, ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्कॉलर, आर्टिजन, पेंटर्स, हिस्टोरियन एंड अदर लोग सब रहते थे। तो ये कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि जो मुग़लों के का जो कोर्ट था वह इस तरीके से था। और मुग़लों का जो कोर्ट था वो पर्शियन स्टाइल की तरह उनका कोर्ट होता था। शाहजहाँ के टाइम पर बहुत मुग़ल कोर्ट में बहुत सारी लग्जरी यानी बहुत ही विलासिता की चीज़ें आ गई। मुग़ल टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था यानी प्रशासन कैसा था? मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिक्सचर था इंडियन आइडियोलॉजी ट्रेडिशन का और सेंट्रल एशियन आइडियाज़ का मिक्सचर था, यानी वो दोनों का मिला जुला रूप था। और राजा के पास ही एब्सोल्यूट पूरा पावर होता था। 3 तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आता था। इसमें बहुत सारे ऑफिसर थे जिसमें वजीर, रेवेन्यू डिप और मीर बख्शी मिलिट्री को देखता था। और खाने समन ये क्या करता था, रॉयल हाउस होल्ड में रहता था। सद्र ए सुदूर जो थे कि ये रिकॉर्ड्स रखते थे। और काजी था जो कि मेन जज था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतों में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो इस तरीके से 15 प्रोविंसेस में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था इंडिया को। और हर सूबे में एक गवर्नर होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। और हर सूबा सरकार में डिवाइडेड था और सरकार परगना में डिवाइडेड थे। और परगना में कई सारे विलेजेस को मिलाकर एक परगना बनाया जाता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैसे किस तरीके से कर वसूली की जाती थी। देयर 2 तरीके के मेन रेवेन्यूज थे, लैंड और ट्रेड, दोनों का कर्ज लगता था यानी कर लगता था। अकबर ने इसमें बहुत सारे सुधार लाए। टोडरमल उसके राज्य में क्या था, एक नवरत्न में से एक था जिसने कि बहुत अच्छा सुधार किया लैंड रेवेन्यू में। और रेवेन्यू ट्रेड जो लिया जाता था लैंड के कंपैरिजन में कम था, यानी मतलब ज़मीन पर टैक्स ज़्यादा लिया जाता था उस टाइम पे। और जो ट्रेड था वो चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप से था उस टाइम पे। और लोग ज़्यादातर टेक्सटाइल, स्पाइसेस और इंडिगो, साल्ट पीटर ये सारी चीज़ों का व्यापार करते थे। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये था आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन का कि मुग़ल में मनसबदारी प्रथा थी। और तो ये मनसब का मतलब होता है रैंक और पोजीशन, यानी हर पोजीशन के हर रैंक के अधिकारी होते थे। मनसबदार वॉज द ऑफिशियल हु हेड दिस रैंक। और मनसबदार जो था वो मनसबदारी सिस्टम में हेड होता था। और ये क्या करता था, बहुत सारे सोल्जर्स को अपने साथ, इनके साथ क्या होता था, एक सर्टेन सोल्जर, कुछ संख्या में सोल्जर्स होते थे उनको रखा जाता था। और कई सारे घुड़सवार भी होते थे। और रैंक में 10 से 1000 हॉर्समैन भी रहते थे। और जो जनरली रैंक था इससे नीचे होता, इसके ऊपर होता था 5000, उसके लिए रिज़र्व रहते थे राजकुमारों के लिए। और मनसबदार क्या करता था, जागीर देता था। जागीर क्या होता था, मनसबदार के नाम हिसाब से, रैंक के हिसाब से उसे अलॉट किया हुआ रहता था। मनसबदार जो ज़्यादातर होते थे वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, यानी मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी है तो उसका बेटा हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता था। इस तरीके से आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ मुग़ल एम्पायर में। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।